गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा और रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें आज क्या करना है? रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ना है, यानी कि केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी रासायनिक जो परिवर्तन है या अभिक्रिया है उसकी बात करें तो उसको लिखने में, जैसे कि अगर हम एक अभिक्रिया की बात करें कि मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम को जब हम, अगर आप इसको इस तरीके से लिखें तो देखेंगे कि आपको लिखने में भी टाइम लगेगा और लिखने में जगह भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो हमारे साथ ये समस्या आती है। तो जो रिएक्शन थी उसको हम रासायनिक सूत्र की सहायता से प्रदर्शित करके लिख सकते हैं। तो किसी भी रासायनिक परिवर्तन को जब हम रासायनिक सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त रूप से लिखते हैं तो उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। और सिंपल शब्दों में बात समझिए कि रासायनिक समीकरण का मतलब क्या है। इसको हम लिखते हैं, सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, या आप इसको हिंदी में कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण। इसको हम सिंपल से संक्षिप्त रूप में अगर हमें इसको डिफाइन करना है तो कोई भी रासायनिक समीकरण क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसे हमने बात की थी कि अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको मिलता है। तो हम इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं कि जब हम ये इसका रासायनिक सूत्र होगा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो देखिए, इतनी बड़ी जो अभिक्रिया थी उसको हमने इतनी छोटी जगह में लिख दिया। तो रासायनिक समीकरण लिखने का हमें क्या फायदा है कि बहुत बड़ी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको हम कम जगह में सांकेतिक रूप से रासायनिक सूत्र का यूज करके लिख सकते हैं। अब रासायनिक समीकरण लिखने की और क्या चीजें हैं? तो जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या है कि जिन जिन अणुओं को या परमाणुओं को या यौगिकों को हम लेते हैं अभिक्रिया कराने के लिए, दो है या दो से ज्यादा है, तो उनके बीच में हम ऐसे प्लस का साइन लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर Mg और ऑक्सीजन को लिया है तो बीच में हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया है। और जिस दिशा में ये रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, उस दिशा में हम एक इस दिशा ऐसे करके तीर बनाते हैं और जो हमें मिलेगा अभिक्रिया के बाद में वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इस तरीके से हम किसी रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं। उन काफी सारी चीजों को समझने से पहले हम एक बात करेंगे। एक है अभिकारक और एक है उत्पाद। अभिकारक को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स और उत्पाद को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जिन यौगिकों को, अणुओं को, परमाणुओं को हम लेते हैं, जिनमें अभिक्रिया कराते हैं, वो तो होते हैं हमारे अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमको मिलता है उसे बोलते हैं उत्पाद। जैसे यहाँ पर Mg और ऑक्सीजन की हमने अभिक्रिया कराई है तो ये दोनों हो गए हमारे अभिकारक
और इन दोनों की अभिक्रिया से हमें यह मिला है MgO। तो ये हो गया हमारा उत्पाद। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हम उत्पाद, अभिकारक, तीर और ये प्लस का साइन और कुछ कंडीशंस हैं जिनके बिना रिएक्शंस नहीं हो सकती, उसकी हम बात करते हैं। जैसे कि अगर हम एक समीकरण में कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो हमें मिथाइल अल्कोहल मिलता है। तो आपने इसको लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, और ये आपने इसको दिखा दिया कि मिथाइल अल्कोहल बन गया। आपको तो बड़ा आसानी से लगा कि अरे ये तो हम घर पे बना लेंगे, कि हमने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, हाइड्रोजन लिया, मिल गया, थोड़ी देर में आपको मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है। काफी जो समीकरण है हमारी या अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं को होने के लिए कुछ ना कुछ हमारी शर्तें होती हैं। जैसे कि ये रिएक्शन ऐसा नहीं है कि आप इसे घर पे करोगे तो हो जाएगी। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमारे पास दाब होना चाहिए, और उस दाब की जो मात्रा है वो है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दाब। तो इतना दाब तो आप घर पे ऐसे तो ला नहीं पाएंगे। तो या कई सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको कराने के लिए हमें ऊर्जा, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें किस तरीके से रासायनिक समीकरण लिखनी होती है। तो जैसे हम इसी समीकरण की बात करें तो इसे हम कैसे लिखेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा चीजें आई, जो हमारी कंडीशंस हैं, उसको हम इस तीर के ऊपर लिख देते हैं इस तरीके से। और मान लो कि कोई अभी हमें ऐसे समीकरण करानी है जिसको कराने के लिए हमें ऊष्मा देने की आवश्यकता है या उसको गर्म करने की आवश्यकता है, तो हम तीर के ऊपर इस तरीके का निशान लगा देंगे और यहाँ पर हमारा कोई भी प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद सी बन जाएगा। तो रासायनिक समीकरण आपको कैसे लिखनी है, इधर आपको अभिकारक लिखने हैं, रिएक्टेंट्स लिखने हैं। अगर 2 या 2 से अधिक है तो आप प्लस करके उसको और ज्यादा ऐसे करके लिख सकते हैं। तीर लगाना है। तीर का मतलब क्या है कि इस दिशा में आपकी अभिक्रिया हो रही है और जो भी आपको उत्पाद मिलेगा उसको आपको इस तीर के बाद में यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर ये सी उत्पाद हो गया। अगर 2 तरीके के उत्पाद मिलते कोई हमें, तो हम यहाँ पर इस तरीके से उसको प्लस करके लिख सकते थे। ये चीज हो गई। एक चीज और हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि जब हम रासायनिक अभिक्रियाएं लिखते हैं तो हमें उनकी अवस्थाओं के बारे में भी लिखना जरूरी है। हमने जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी तो हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में आपकी अवस्थाएं भी परिवर्तित हो सकती हैं। इसलिए किसी भी रासायनिक समीकरण में अवस्था परिवर्तन के बारे में भी बताना जरूरी है। 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं, वो तो आप सब जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर कोई भी हमारे पास में जो भी अणु परमाणु हम ले रहे हैं यौगिक, अगर सॉलिड है तो उसके आगे हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देंगे सॉलिड। अगर लिक्विड है तो ब्रैकेट में हम इस तरीके से लिख देंगे गैस, एल। और अगर गैस है तो उसके हम ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे जी। एक चीज और होती है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है जलीय घोल हिंदी में। अब आप पूछेंगे कि ये और ये, इन दोनों में क्या अंतर है। दोनों की अवस्थाएं जलीय है, मतलब कि दोनों की जो स्टेट्स है वो आपके लिक्विड है, द्रवीय अवस्था ही है। तो जलीय घोल क्या है, तो जलीय घोल में हम क्या करते हैं कि पानी में जिस चीज, कोई भी अगर आपके पास में एलिमेंट है, कोई भी चीज हो सकती है, जैसे नमक आप ले लीजिए, तो आपने नमक को पानी में मिला दिया तो उसकी स्टेट तो चेंज नहीं होगी, लिक्विड ही रहेगा। लेकिन अब जो वो हमें मिला नमक को पानी में मिलाने के बाद में, उसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय घोल। और किसका मिला, NaCl का। तो इस तरीके से जनरली 4 चीजें हमारी रासायनिक अभिक्रिया में लिखते हुए की जरूरत पड़ेगी। सॉलिड यानी कि S, लिक्विड यानी कि L, गैस अवस्था होगी तो G, और अगर जलीय घोल है किसी भी चीज का तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे A और Q, एक्वस सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। मान लीजिए कि जब हम कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो यहाँ पर कार्बन सॉलिड होगा
ऑक्सीजन गैस है तो यहाँ पर हम G लिख देंगे, ये भी गैस है तो यहाँ भी हम G लिख देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर L, S का और G का उपयोग करके किसी भी रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब दूसरी चीज जो हमें पढ़नी है वो है रासायनिक समीकरण का संतुलन। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम एक चीज जो आप कह सकते हैं कि नियम है, कौन सा नियम था, आपने शायद पढ़ा होगा 9th में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलन से क्या मतलब है और उसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम की क्या जरूरत है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो रासायनिक समीकरण है हमारी, जैसे हम इस समीकरण की बात करें Mg प्लस O2 और यहां बना था MgO। तो आप यहां पर देखेंगे कि Mg 1 है, ऑक्सीजन 2 है। अगर हम यहां देखें तो Mg 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, यानी कि यहां पर अगर हम नोटिस करें तो ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर नहीं है। और द्रव्यमान संरक्षण का हमारा नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का जब नियम हम यहां पर लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर जब देखेंगे तो ऑक्सीजन के जो नंबर्स हैं, दोनों तरफ अणु हैं, वो बराबर नहीं है। तो यहां पर ये समस्या आ गई। तो इन नंबर्स को अब हमें बराबर करना होगा और उसके लिए हमें कुछ विधि की जरूरत पड़ेगी। उस विधि की हम बात करते हैं कि कैसे हम किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सरल सी इक्वेशन लेते हैं, सिंपल सी, और इसी इक्वेशन से हम बात करते हैं। किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हम यहां पर जो भी यहां पर अभी क्रियाएं हो रही हैं और जो भी हमें एलिमेंट अलग अलग, मतलब कंपाउंड यौगिक मिले भी होंगे, हमें अणु भी मिले होंगे, तो हम वो सब चीजें अलग अलग लिख लेते हैं। फिर शुरुआती यानी कि LHS साइड में वो कितने हैं इनिशियल साइड में, और RHS साइड में वो कितने हैं। इस तरीके से हम एक टेबल सी बना लेते हैं। अब देखिए इसमें शुरू में Mg कितना है 1, बाद में Mg कितना है 1, शुरू में ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहां पर कितने हैं 2, सॉरी 1। तो हमने यहां पर नोटिस किया कि जो ये तो बैलेंस है, दोनों का द्रव्यमान यानी कि नंबर्स एक परमाणु के बराबर है। यहां पर जो है वो 2 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमें 2 करना है यहां पर, तो Mg प्लस O2, हमने क्या करा MgO यहां पर लिख दिया 2। जब हमने यहां पर 2 लिखा, अब फिर से देखेंगे हम LHS RHS Mg ऑक्सीजन। अब देखो आप यहां पर Mg कितने हैं 1, यहां पर Mg कितने हो गए 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर कितने 2। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, Mg भी बढ़ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर Mg को 2 करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब आप देखो इधर Mg कितने हैं 2, इधर कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर कितने हैं 2। तो इस तरीके से ये जो हमारी समीकरण है अब संतुलित समीकरण कहलाती है। और एक एग्जाम्पल लीजिए, जब हम आयरन की अभिक्रिया H2O से कराते हैं तो हमें Fe3O4 प्लस H2 मिलता है। अब हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे और वो भी स्टेप बाइज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में भी आपसे 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए। सबसे पहले तो आप इस तरीके से बॉक्स में बंद कर लीजिए। देखिए अब सबसे पहले हम LHS और इधर लिखेंगे RHS,
इधर हमारे पास क्या क्या है, परमाणु है, Fe आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। LHS यहाँ पर कितना है, 1, आयरन यहाँ पर कितना है, 3। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इधर ऑक्सीजन कितना है, 1, और इधर कितना है ऑक्सीजन, 4। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 और 2 ये तो सब ओके है, लेकिन आयरन बराबर नहीं है और ऑक्सीजन भी बराबर नहीं है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कोशिश ये करेंगे कि सबसे जो नंबर्स में ज्यादा है एलिमेंट उसको सबसे पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखें ऑक्सीजन की बात करें तो इधर 1 था, इधर 4 था, ये 3 है, तो सबसे ज्यादा हमारे कौन से हैं, ऑक्सीजन 4। तो सबसे पहले हम इसे बराबर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये है 4, तो यहाँ पर हमें इसको 4 करना है, तो ये हमने लिखी Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ कितने थे, 4, यहाँ कितना था, 1, तो हमने यहाँ पर इसको 4 से इस तरीके से लिख दिया, तो ये हो गया आपका 4H2O। अब जरा फिर से देखिए LHS RHS इस तरीके से टेबल बना के, Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देखिए Fe इधर 1 है, इधर 3 है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 8, और इधर कितने हैं, 2, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, और इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब देखिए ये तो बैलेंस हो गया, ये चीज बिगड़ गई, ये तो पहले से ही खराब था, ये चीज फिर से बिगड़ गई। सबसे ज्यादा हो गया हाइड्रोजन 8, यानी कि अब हम इस जो हाइड्रोजन है इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर है ये 8 और यहाँ है 2, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको हम बैलेंस कर लेते हैं। किस तरीके से करेंगे, देखिए इक्वेशन आई थी हमारी Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4। अब हमने क्या करा, यहाँ पर 4 से, ये देखिए यहाँ पर H2 का केवल, यहाँ पर अब हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब आप इसको देखिए जरा, Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन LHS RHS। LHS में Fe कितना है, 1, यहाँ पर कितना है, 3, यहाँ पर ये 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया, यहाँ 4 और यहाँ भी 4। देखिए ये बैलेंस हो गए, ये भी बैलेंस हो गए। अब ये चीज को हमको बैलेंस करना है 1 और 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसको Fe को 3 कर देंगे, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2O। देखिए यहाँ पर हमें 3 करना है, ये हमने 3 कर दिया। अब आप देख लीजिए LHS और RHS में Fe के कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। Fe 3, इधर कितने हैं, 3, इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इधर भी 8, इधर भी 8, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4। इस तरीके से अब देखिए आप LHS और RHS में तीनों तरह के जो अणु हैं आपके बराबर बराबर हो गए हैं। तो ये जो अब आपकी रिएक्शन आई इसको हम बोलते हैं बैलेंस, यानी कि संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण लिखते हुए हमें कुछ चीजों का और ध्यान रखना होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया H2 प्लस O2 और ये हमारा H2O। अब ये समीकरण बैलेंस नहीं है। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 2 H है, यहाँ पर 2 H है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। तो अगर हम यहाँ पर 2 ऑक्सीजन करते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो हमने यहाँ पर इसको 2 से कर दिया। तो इस तरीके से ये आपकी जो है बैलेंस हो गई। लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है, H2 था, ये O2 था और यहाँ पर था H2O। यहाँ हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। अगर हम आधा लिख दें, हाफ लिख दें, तो देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। अब भी रासायनिक समीकरण आपकी ये बैलेंस है। लेकिन हमें बस पेपरों में ध्यान रखना है कि कोई भी यौगिक, यानी कि जो आपने यहां पर अभिकारक लिए हैं,
या उत्पाद की भी अगर हम बात करें तो आपको वहां पर इस तरीके का कोई भी फ्रैक्शन नहीं छोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, इसको पूरे समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2H2 प्लस O2 2H2O। इस तरीके से आपको समीकरण ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन पेपर में या किसी भी तरीके से ये चीजें जो है हमें नहीं लिखनी है, हमें लिखना इसी तरीके से है। तो इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे ने क्या करा, ये H2 था, ये O2 था और इसको 2H2O ऐसे था, तो कई बार बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये चीज जो है गलत है, क्योंकि चीज का कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो इस तरीके से ये हमारी समीकरण हो गई संतुलित समीकरण। अब आपको होमवर्क करके लाना है। होमवर्क में आपको ये मैं एक अभिक्रिया दे रहा हूं, ये बैलेंस करके लेके आनी है। ये है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस और CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। ये आपको होमवर्क में करके लाना है। अगर ये आपने समीकरण बैलेंस कर ली तो मतलब आपका बोर्ड में 1 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो